हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है सपनों के से दिन। इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह। तो आइए शुरू करते हैं। गुरदयाल सिंह का जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में हुआ। दस्तकार का मतलब है क्राफ्टमैन। अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। गुरदयाल सिंह वर्ष 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे और इसी दौरान इनकी पहली कहानी पंच वर्ष 1957 में दरिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद वे कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां उन्हें अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला। अंततः वे यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए, यानी रिटायर हुए। गुरदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। वे अपनी रचनाओं के पात्रों का चयन खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के बीच से ही करते हैं, जो सदियों से समाज की दूषित व्यवस्था के शिकार हैं। पंजाबी भाषा में सराहनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वे साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पंजाब की साहित्य अकादमी सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की। इन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। गुरदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, 5वां पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे और क्या जानू मैं कौन। गुरदयाल सिंह की मृत्यु 16 अगस्त 2016 को हुई। बचपन में भले ही हर कोई सोचता है कि काश हम बड़े हो जाते तो कितना अच्छा होता, ना हमें किसी चीज के लिए रोका टोका जाता और हम अपनी मर्जी के सारे काम करते। परंतु जब हम सच में बड़े हो जाते हैं तो उसी बचपन की यादों में खोए रहते हैं और सोचते हैं काश बचपन के दिन फिर से वापस आ जाते। बचपन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उस समय हमें समझ नहीं आती है, शायद इसलिए क्योंकि उस समय हमारी सोच का दायरा सीमित होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बातें हमें बचपन में बुरी लगती हैं, वही बातें बड़े होकर समझ आने के बाद सही साबित होती हैं। प्रस्तुत पाठ लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों का जिक्र किया है। वे बताते हैं कि किस तरह से वे और उनके साथी स्कूल के दिनों में मस्ती किया करते थे। जब खेलते खेलते चोट लगती थी, हाथ पैर छिल जाते थे, तब चोट लगने के बावजूद घर जाकर माता पिता तथा बहनों से डांट खानी पड़ती थी, लेकिन कुछ क्षण बाद ही वह फिर से खेलने चले जाते थे। लेखक ने अपने स्कूल जीवन के अनुभव को साझा करते हुए बताया है कि वे अपने अध्यापकों से कितना डरते थे और ये भी कि उस समय पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। बचपन में वे अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाते थे और यही सब उन्होंने इस पाठ में वर्णित किया है। लेखक कहते हैं कि बचपन में सभी बच्चों का हाल एक सा होता है। लेखक और उनके साथ खेलने वाले सभी बच्चों के कपड़े मैले और कई जगह से फटे होते थे, नंगे पैर और बाल बिखरे हुए होते थे और कई बार तो कुर्ते के बटन टूटे हुए होते थे। जब सभी खेल कर धूल में लिपटे हुए, कई जगह से हाथ पांव, घुटने खून से लथपथ, ये सब लेकर जब वे अपने अपने घर जाते तो सभी की माँ और उनकी बहनें उन पर तरस नहीं खाती, बल्कि उनकी ज्यादा पिटाई होती थी। कई बार पिताजी अगर यह सब देख लेते तो गुस्से से अपने बच्चों को इतना पीटना शुरू कर देते कि उन्हें ध्यान भी नहीं रहता कि कहीं बच्चे के नाक मुंह से लहू तो नहीं बहने लगा। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए चले जाते। लेखक कहते हैं कि बच्चों के इस खेल प्रेम को वे तब समझ पाए जब अध्यापक बनने के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने बाल मनोविज्ञान विषय को पढ़ा। उस समय कुछ परिवार के बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते थे और कुछ कभी गए भी तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन अपना बैग तालाब में फेंक आए और उनके माता पिता ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की। यहाँ तक
कि राशन की दुकान वाला और जो किसानों की फसलों को खरीदते और बेचते हैं वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। लेखक के अधिकांश मित्र राजस्थान या हरियाणा के मूल निवासी थे जो व्यापार के उद्देश्य से आए अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। उनकी बोली कम समझ आती थी पर खेलने की बात सभी लोग भली प्रकार से समझ जाते थे। बचपन में हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूलों की सुगंध बहुत अच्छी लगती थी। स्कूल की छोटी क्यारियों में कई तरह के फूल उगाए गए थे जिसमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि लेखक और उनके साथी चपरासी से छुप छुपाकर कभी कभी कुछ फूल तोड़ लिया करते थे। परंतु लेखक को अब यह याद नहीं कि फिर उन फूलों का वे लोग क्या करते थे। शायद वे उन फूलों को या तो जेब में डाल लेते होंगे और माँ उसे कपड़े धोते समय निकालकर बाहर फेंक देती होगी, या वे खुद ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरी के मेमनों की तरह खा जाते होंगे। लेखक कहते हैं कि उस समय स्कूलों में साल के शुरू में 1-1.5 महीना ही पढ़ाई हुआ करती थी, फिर छुट्टियां शुरू हो जाती थी। हर साल ही छुट्टियों में वे अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले जाते थे। वहाँ नानी खूब दूध, दही, मक्खन आदि खिलाती और बहुत प्यार करती थी। दोपहर तक तो वे तालाब में नहाते और फिर नानी से जो उनका जी करता वह मांग कर खाते। जिस साल वे ननिहाल नहीं जा पाते थे तब अपने घर से थोड़ी दूर बने तालाब पर जाया करते थे। वहाँ कभी पानी में कूदते, कभी रेत के टीले पर चढ़ते, कभी कभी तालाब में कूदकर अच्छे तैराक की तरह हाथ पैर हिलाते। इन शरारतों में कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे छुट्टियां बीतने लगी तो मास्टर जी द्वारा दिया गया गृह कार्य सारी मस्ती में बाधा डाल देता। गृह कार्य पूरा करने के लिए हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते। काम पूरा न होने के कारण स्कूल में होने वाली पिटाई का डर अब और ज्यादा बढ़ने लगता। लेखक बताते हैं कि उनके कितने ही सहपाठी ऐसे भी थे जो छुट्टियों का काम करने के बजाय अध्यापकों से मार खाना अधिक सस्ता सौदा समझते थे। ऐसे समय में लेखक और उनके साथी का सबसे बड़ा नेता हुआ करता था ओमा। वह हमेशा किसी न किसी से लड़ता रहता था। उसे ना तो पढ़ाई से कोई मतलब था और ना ही वह किसी अध्यापक की डांट से डरता था। लेखक कहते हैं कि वह जिस स्कूल में पढ़ते थे वह स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की तरह बने हुए थे। दाईं ओर का पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल की प्रार्थना के समय वह बाहर आते थे और अनुशासन में खड़े छात्रों को देखकर बहुत खुश होते थे। मास्टर पीतम चंद जो खेल अध्यापक थे स्वभाव में बहुत कठोर थे। वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े हो जाते और यह देखते थे कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है। हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वे बहुत विनम्र और सरल स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। किसी को भी याद नहीं था कि कभी भी उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के लिए किसी को मारते या डांटते देखा हो। क्रोध आने पर कभी कभी गाल पर बस हल्की सी चपत लगा देते थे। लेखक कहते हैं कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु कुछ एक कारणों से कभी कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगने लगता था। मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाते और मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज निकालते हुए मार्च करवाया करते थे और फिर जब वे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों को एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी ना होकर देश के फौजी जवान हों। स्काउट का अभ्यास करते हुए जब कोई भी विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। तो ऐसा लगता कि लेखक या उनके मित्रों ने किसी फौज के सभी तमगे मतलब मेडल जीत लिए हों। लेखक कहते हैं कि हर साल जब वह अगली कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। हेडमास्टर शर्मा जी एक धनी लड़के को उसके घर पर जाकर पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल शुरू होता तो शर्मा जी उस लड़के की पुरानी किताबें लेखक को दिलवा देते थे।
लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। यदि नई किताबें खरीदनी पड़ती तो शायद इसी बहाने लेखक की पढ़ाई तीसरी या चौथी कक्षा में ही छूट जाती। लेखक कहते हैं कि वैसे मैं ही अपने परिवार का पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु उन्हें नई कक्षा में पहुंचने पर कोई खुशी नहीं होती थी। वे सदैव पढ़ाई का बोझ बढ़ने और अध्यापकों की डांट से भयभीत रहते थे। लेखक कहते हैं कि जब स्कूल में था तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनका कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में है वहां देहांत हो गया था। उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गांव में आया करते थे। वे रात को खुले मैदान में तंबू लगाकर नौटंकी में फौजियों का सुखी जीवन दिखाकर लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित किया करते थे। कुछ नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए तैयार भी हो जाया करते थे। लेखक कहते हैं कि उन्होंने मास्टर प्रीतम चंद्र को स्कूल के समय कभी भी मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। उनका छोटा कद, गठीला शरीर, माता के दानों से भरा चेहरा यानी चेचक के दागों से भरा चेहरा, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट और बाज सी आंखें, ये सभी चीजें बच्चों को भयभीत करने वाली होती थी। उनका सजा देने का तरीका बहुत खतरनाक था। लेखक उस दिन को कभी नहीं भूल पाए जिस दिन मास्टर प्रीतम चंद लेखक की चौथी कक्षा को फारसी पढ़ा रहे थे। अभी उन्हें पढ़ाते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि प्रीतम चंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा। साथ ही यह कहा कि कल इसी घंटी में मौखिक सुनेंगे। दूसरे दिन मास्टर जी ने बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी बच्चों को मुर्गा बना दिया। जब यह सब हेडमास्टर साहब ने देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को शिकायत लिख भेजी और प्रीतम चंद को निलंबित कर दिया। लेखक कहते हैं कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। लेखक और उनके साथियों को पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला कमरा किराए पर ले रखा था वे वहीं आराम से रह रहे हैं। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी लेखक और उसके साथियों को बताया करते थे कि उन्हें निलंबित होने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। जिस तरह वे पहले पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर खिलाते थे, वे आज भी उसी तरह से रहते हैं। लेखक और उनके साथियों के लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद डंडे से मार मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। लेखक सोचते कि क्या तोतों को उनकी आग की तरह जलती भूरी आंखों से डर नहीं लगता होगा। लेखक और उनके साथियों की समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी क्योंकि तब वे बहुत छोटे थे। वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अद्भुत ही मानते थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।